हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक बार आप लोगों का मैं आशीष तिवारी एजुकेट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है और उसमें उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन। जिन लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। उसके आगे का जो चैप्टर है वो हम आज पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे बात करेंगे कि जो फ्लावर था हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट के केस में, उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका था। उसके बाद फिर आपने देखा फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, ठीक है। पॉलिनेशन में किस तरीके से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, वो कहां पे पहुंचेंगे, किस तरह से जर्मिनेट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर प्रॉपर ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जो पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कराते हुए और फिर आपको कनेक्ट कर रहे हैं आज के टॉपिक से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसमें शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उससे पहले आपने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पे क्या बना है माइक्रोस्पोर। उसके आगे हम यहाँ पे गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि गैमीट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मेल गैमीट कैसे बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन के बारे में आप जानते हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द केस ऑफ फ्लावर। तो उसमें ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट है, इसके अंदर यहाँ पर ढेर सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है और जब ये मेच्योर हो जाता है तो यहीं से ये लाइन ऑफ डेंसिटी से जहां से ये बस्ट हो जाएगा और सारे पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगे। फिर वो बाय वाटर, बाय एयर या बाय अदर एनिमल्स के थ्रू क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे और पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर एक जो हम लोगों ने टीएस ऑफ एंथर देखा था, इसमें आपने देखा ये माइक्रोस्पोरेंजिया था। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है जहां पर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर एंथर होता है मोस्टली वो बाइलोब्ड होते हैं और डाइथिकस होते हैं। ये स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसी से आगे अब एक प्रोसेस ये आपने पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या था कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सिंपली एक प्रोसेस आपको बताई गई थी कि जो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहां पे मियोटिक डिवीजन होगा और उस मियोटिक डिवीजन के बाद यहां पर क्या बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from microspore mother cell is known as microsporogenesis, ठीक है। ये सारा आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। आखिर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है वहां पर जो माइक्रोस्पोर बने हैं उनका फ्यूचर क्या है, वो आगे क्या चेंज करने वाले हैं, किस तरीके से मॉडिफाई होने वाले हैं, वो सारी बातें आज इस नए लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है हमारा क्या, टॉपिक का नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मतलब गेमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा ये बात आज हम देखेंगे। तो अब आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोर होता है, ठीक, वो जो माइक्रोस्पोर है जब आगे वो डेवलप करेगा वहां पर तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आप देखिए सबसे पहले जो आपका ये पॉलन ग्रेन होता है इसमें ये न्यूक्लियस दिख रहा है और ये आपको वैक्यूल दिख रहे हैं और ये बाहर की लेयर दिख रही है एक्साइन और एंटाइन। तो माइक्रोस्पोर एक्सपेंड्स एंड अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड। वो जो माइक्रोस्पोर है अब वो आगे डेवलप कर रहा है तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा जिसमें वो एक्सपैंड करेगा और एक लार्ज वैक्यूल जो है वो जनरेट होगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर होगी फर्स्ट माइटोसिस, ठीक। माइटोसिस में क्या होगा कि आपको पता है जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो वहां पर ग्रोथ होती है जनरली, ठीक है। और जो भी नई सेल बनती है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है, ठीक है। तो अगर जिस स्टेज में होगा, या हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड बनेगा, डिप्लॉयड होगा तो डिप्लॉयड बनेगा। तो मोस्टली आपको पता है जो माइक्रोस्पोर है वो क्या है, हैप्लॉयड है। तो माइटोटिक डिवीजन होने से वहां पर क्रोमोसोमल चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें ये देखिए अंदर क्या दिख रहा है, लार्ज वैक्यूल, और ये यहां पर क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो सेल को डिवाइड करने के लिए आगे डेवलप हो रहा है और यही चल के आगे दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एक लार्ज सेल होगी और एक स्मॉल सेल होगी। तो पॉलन ग्रेन तभी बनेगा जब उसके अंदर दो सेल का डेवलपमेंट होगा। तो माइक्रोस्पोर
से पहले ये स्ट्रक्चर बना, फिर ये बना जिसमें लार्ज वैक्यूल जनरेट हो गए और ये एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर द न्यूक्लियस डिवाइड्स एसिमेट्रिकली एंड द स्पिंडल होल्ड्स द क्रोमोसोम्स। एसिमेट्रिकली का मतलब है कि इसमें एक सेल जो है वो लार्ज होती है और दूसरी सेल जो है वो स्मॉल होती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना, पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद में 2 सेल स्टेज आ गई। 2 सेल स्टेज में देखिए एक सेल बेटा ये बन रही है वेजिटेटिव सेल, जो कि क्या है, लार्ज है साइज में, देखने में लग रहा है ना, ये लार्ज साइज में सेल, इसको वेजिटेटिव बोलते हैं। और ये जो नीचे दिख रही है ये छोटी सी सेल, इसका नाम है बेटा जनरेटिव सेल। तो 2 टाइप की सेल बन गई, वेजिटेटिव और जनरेटिव बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस। अब आप खुद ही देखिए एसिमेट्रिकल है, दोनों का साइज सेम है ही नहीं है, ठीक है, एक लार्ज है और दूसरी स्मॉल है। तो ये 2 सेल स्टेज कहलाता है किसका, पॉलन ग्रेन का। तो देखिए कॉन्सिक्वेंटली 1 लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल सेल कौन सी, जनरेटिव सेल आर फॉर्म्ड। ठीक, दिस इज द 2 सेल्ड स्टेज। इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, so only the generative cell detaches from the wall of the pollen ग्रेन। कहने का मतलब यह है कि जो भी पॉलन ग्रेन बनते हैं, माइक्रोस्पोर का जब आगे डेवलपमेंट होगा तो वहां पर जो हमारा पॉलन ग्रेन बनने वाला है वो पहले 2 सेल स्टेज में बनता है। मोस्टली जितने भी प्लांट है जो उसमें फ्लावर हैं, 60% केसेस में 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। 40% केस में क्या होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन है उसमें एक डिवीजन और होता है और वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा कि 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज दोनों देखी जाती है। पॉलन ग्रेन दोनों स्टेज में रिलीज होते हैं, 60% केस में 2 सेल स्टेज में और 40% केस में वो 3 सेल स्टेज में रिलीज होंगे। ठीक है, तो देखिए 3 सेल स्टेज कैसे आता है, यहां पर देखिए। अब ये तो पहला माइटोटिक डिवीजन था, अब हो रहा है क्या, सेकेंड माइटोसिस। ठीक, ये जो सेकेंड माइटोसिस हो रहा है इसमें आप देखिए तो ये जाहिर सी बात है, जो लार्ज सेल थी ये बाहर, ये तो वेजिटेटिव सेल है ही है, लेकिन जो ये नीचे आप देख रहे थे जनरेटिव सेल, उसमें आगे जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें क्या बने हैं, मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है। तो 2 स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया, 2 स्पर्म सेल और एक वेजिटेटिव सेल मिलाकर के ये 3 सेल स्टेज हो जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा है कि द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, या इन्हीं को आप स्पर्म सेल बोल सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली मैच्योर 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में भी रिलीज होते हैं और 3 सेल्ड स्टेज में भी रिलीज होते हैं। जब 2 सेल स्टेज होगा तो एक होगा वेजिटेटिव और दूसरा होगा जनरेटिव, और अगर 3 सेल स्टेज होगा तो एक वेजिटेटिव सेल होगी और 2 होंगी आपकी क्या, स्पर्म सेल, या जिनको आप कहोगे मेल गैमीट। क्लियर है, तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का आप देख रहे हो, इसमें एक बाहर लेयर होती है जिसको कहा जाता है बेटा क्या, एक्साइन। ठीक, और इसमें एक अंदर लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटाइन। तो ये 2 लेयर है, एक्साइन और एंटाइन, जो आपको कहां दिखेगा, पॉलन ग्रेन में। ठीक है, ये कैसे बनी होती हैं पॉलन ग्रेन में, इनका क्या रोल है, वो भी आपको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर जनरेट हुआ, यहां पर आपने इसको देखा कि 2 मेन सेल आपकी है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। तो यहां पर बात करते हैं, अगर मान लो डिफाइन करने को आता है कि व्हाट इज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें क्या लिखेंगे बेटा, लार्ज इन साइज। देखिए साइज इसका लार्ज है, जाहिर सी बात है। स्टोर एबंडेंट फूड रिजर्व, क्योंकि ये लार्ज साइज में इसके पास स्पेस ज्यादा है तो ये फूड स्टोर में हेल्प कर रहा है। हैज इरेगुलरली शेप ऑफ न्यूक्लियस, और देखिए यहां पर ये अलग अलग इरेगुलर टाइप के यहाँ पर जो है वो क्या आपको मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड केसेस में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इरेगुलर शेप के हैं, उनका साइज और शेप फिक्स नहीं है। तो ये कौन है, वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल की बात करें तो बेटा जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉल इन साइज है। ठीक, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के। ठीक, स्पिंडल शेप्ड है, हैज सेल वॉल वहां पर मिलेगी, और हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेटा
जो जनरेटिव सेल है इसका जो न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं क्या, जनरेटिव न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। और यहां जो न्यूक्लियस आपको दिखते हैं इनको कहा जाता है ट्यूब न्यूक्लियस। दो टाइप के न्यूक्लियस हैं, वेजिटेटिव सेल में ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल में जनरेटिव न्यूक्लियस है जो आगे डिवाइड होगा और मेल गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 2 सेल स्टेज है किसका, पॉलन ग्रेन का। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक मेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप समझे तो यहां पर अब सारी चीजें आपको प्रॉपर दिख रही हैं। ठीक, ये देखो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम बेटा एक्साइन। ठीक, ये बड़ी वाली सेल है वेजिटेटिव, उसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ये यहाँ पे जनरेटिव सेल है, इसमें आगे चल के क्या बनाते हैं, मेल गैमीट या स्पर्म सेल। ये बेटा यहाँ पर क्या है, ये वैक्यूल है। ये यहाँ पर अंदर वाली लेयर क्या है बेटा, इंटाइन। और जहां पर एक्साइन मिसिंग है वो एरिया क्या कहलाता है, जर्म पोर। क्या बोलेंगे उसको, जर्म पोर। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर, वैक्यूल, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी जो कि एक नॉर्मल सेल में होता है। ठीक, तो यहां पर भी वो सारी चीजें, ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम डिफाइन करें स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन तो कौन क्या पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअली कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। इसका अगर आप मेजरमेंट देखेंगे जो 25 to 50 माइक्रोमीटर है अगर इसका डायमीटर देखें। ठीक है, इनके पास प्रोमिनेंट डबल लेयर वॉल होती है जिसमें एक एक्साइन है, दूसरी क्या है बेटा, इंटाइन है। ठीक है, इसमें 2 मेल गैमीट्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल भी है। ठीक, तो ये 2 हो गई, 2 सेल ये हो गई और एक ये 3 सेल स्टेज में ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें जो ये लेयर है आपकी आउटर वाली लेयर जिसको आप क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्साइन। एक्साइन का क्या रोल है और ये किसका बना होता है, तो बेटा जो एक्साइन है ना ये आउटर हार्ड लेयर है, सबसे बाहर है। ठीक, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे आपके घर है, घर में जो दीवारें हैं बाहर की वो काफी हार्ड है ताकि बाहर से कोई भी चीजें इंजरी वगैरह या बाहर से कोई भी आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। ठीक है, चाहे वो बारिश हो चाहे वो धूप हो, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। भाई आपका जो घर है वो आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो उसी तरीके से एक्साइन भी एक, बाकी प्लांट में आप देखिए सेल वॉल होती है ना, तो बाहर की एक आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, वैसे यहाँ पर क्या है, एक्साइन। ठीक, ये जो एक्साइन है ना वो बना किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो है स्पोरोपोलिनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड टफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जहां पर नहीं है, इट हैज द एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। ये जर्म पोर क्यों बनते हैं, क्योंकि यहां पर स्पोरोपोलिनिन क्या है, एब्सेंट होता है। अब जरा सोचिए अगर पॉलन ग्रेन में पूरा का पूरा स्पोरोपोलिनिन उसको कवर कर लेता तो वो पॉलन ग्रेन कभी जर्मिनेट ही नहीं करेगा। इसलिए वहां पर जगह जगह पे स्पेस छूटा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, तो एक्साइन किसका बना है, स्पोरोपोलिनिन का। और ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता उस एरिया को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। इसके बाद इसमें हम लोग वैक्यूल देखते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स जो है इसमें क्या कहेंगे, द सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑफ द इमेच्योर पॉलन ग्रेन ब्रेक डाउन इनटू मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल आफ्टर द फर्स्ट माइटोसिस। जब हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में देखते हैं, जब वो माइक्रोस्पोर डेवलप होना शुरू होता है तो वहां पर एक लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होगा वो जो लार्ज वैक्यूल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तब वहां पर फिर आप वेजिटेटिव सेल के अंदर कई सारे आप क्या देखते हैं, वैक्यूल्स देखते हैं और उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसको आप बोलते हैं क्या, ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और छोटी वाली सेल जो है जनरेटिव, उसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, मैच्योर पॉलन ग्रेन का। क्लियर, एक्साइन की बात हो गई। इसमें एक चीज आपने देखी क्या, वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस। इट लेटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, थ्रू अ जर्म पोर। जब कोई पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उसमें से निकलती क्या है, पॉलन ट्यूब। ठीक है, जैसे मानते हैं कि ये हमारी इंटाइन है। ठीक, और इसके चारों तरफ ये एक्साइन है। ठीक है, और ये जहां पे जर्म पोर छूटा हुआ है
इसी जर्मपोर से यहां से क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब ऐसे बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है पॉलन ट्यूब। तो जो पॉलन ट्यूब आएगी वो कहां से आएगी, जर्मपोर से। ये एरिया जहां से बाहर निकलेंगे इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे जर्मपोर, ठीक है। तो ये जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, जैसे यहाँ पे दो सेल थी ना, एक छोटी सेल जनरेटिव और एक वेजिटेटिव, तो ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हेल्प करेगा, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा तो वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो पॉलन ट्यूब का सारा जो कंट्रोल है, जो रेगुलेशन है, ग्रोथ है, वो कौन देख रहा है, तो देख रहा है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। इसमें जो अंदर वाली लेयर है बेटा उसको क्या बोलते हो आप लोग, एंटाइम। एंटाइम क्या है, इनर वॉल किसकी, पॉलन ग्रेन की, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस लेयर है, यहां कोई जर्मपोर नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक। बना किसका है, सेलुलोज का बना है या पैक्टिन का बना है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिएगा कि एंटाइम जो है, एंटाइम को कौन बनाता है, तो वो बनाएगा सेलुलोज और पैक्टिन। एग्जाइम को कौन बनाता है, स्पोरोपोलिनिन। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एमसीक्यू या नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। अभी जब हम बात कर रहे हैं आगे, तो ये बन गया क्या बेटा, मेल गेमीट, जो मेन है। हम क्योंकि हम पढ़ क्या रहे थे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, तो हमें मेन तो देखना है मेल गेमीट, क्योंकि वही जाकर के फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, मेल गेमीट, ठीक है। तो यहां पे देखिए मेल गेमीट्स के बारे में। मेल गेमीट का अगर हम देखें तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द माइटोसिस ऑफ द जनरेटिव सेल। जो उसमें पॉलन ग्रेन में छोटी सेल थी जिसको आप बोलते थे जनरेटिव सेल, उसी में जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनते हैं, मेल गेमीट। वन ऑफ देम लेटर फ्यूजेस विद द एग एंड क्या फॉर्म बनेंगे, जाइगोट। जब पॉलिनेशन हो जाता है और फिर वहां पर पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ट्यूब बन जाती है और पॉलन ट्यूब इंटर करेगी, तो वहां पर मेल गैमेट किससे फ्यूज करेंगे, फीमेल गैमेट से। तो जो ये मेल गैमेट है वो एग से फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। द अदर गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। देखिए आपको पता है पॉलन ग्रेन में दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक। एक फ्यूज करता है एग से और दूसरा फ्यूज करता है जाकर के पोलर न्यूक्लियाई, जो हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक में पढ़ा था, पोलर न्यूक्लियाई, और वहां पे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक जाइगोट बनता है, दूसरा क्या बनता है, एंडोस्पर्म। इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एक चीज आती है बेटा जर्म पोर, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अ पोर इन द एग्जाइम थ्रू व्हिच द पॉलन ट्यूब जर्मिनेट, जहां से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। स्पोरोपोलिन, अगर इस पे मान लो शॉर्ट नोट आता है डिफाइन स्पोरोपोलिन, तो क्या आपको बताना है, बता चुके हो पहले ही। स्पोरोपोलिन क्या बनाता है बेटा, पॉलन ग्रेन में बाहर की जो लेयर है कौन सी, एक्साइन, ठीक। अ लॉट ऑफ प्लांट फॉसिल आर ऑफ पॉलन, ठीक है। पॉलन ग्रेन एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में बहुत सारे हैं जो पड़े रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छा हम पॉलन ग्रेन जो है उसके लंबे समय तक उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक। कारण क्या है कि उसके पास स्पोरोपोलिन जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, मतलब अगर पॉलन ग्रेन के अंदर फॉसिल उसको बनाने की जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हम पॉलन ग्रेन को एज अ फॉसिल स्टोर कर ले, तो किसकी वजह से कर पाओगे, स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा लंबे समय तक, ठीक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इस पूरे प्लेनेट पे ऐसा कोई एंजाइम अभी तक नहीं जनरेट हुआ है, बना है, जो इसको डाइजेस्ट कर सके या ब्रेक कर सके। इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, ठीक। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर पे पूरा उसको कंट्रोल कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पॉलन ग्रेन के इंटरनल पार्ट्स को वहां कोई डैमेज नहीं होता है। इट कैन विदस्टैंड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, ठीक है, एल्कलीज। तो एसिड बेस का भी कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा, पॉलन ग्रेन को ये प्रोटेक्ट करेगा पूरी तरीके से। कौन, स्पोरोपोलिन, जो कि एक बाहर की लेयर बनाता है जिसको हम कहते हैं एक्साइम। इट प्रोटेक्ट्स द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, ठीक है, पॉलन ग्रेन में कोई बाहर से कोई डैमेज ना हो और वो लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व रहे, फॉसिल्स के फॉर्म में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। इस पूरी मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रोल किसका है, स्पोरोपोलिन का। अगर ये स्पोरोपोलिन नहीं होता तो शायद हम पॉलन ग्रेन को फॉसिल के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते थे, वो बहुत जल्दी खराब हो सकते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको डिफाइन करने को आएगा तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी और
बाकी अगर आप मेडिकल में नीट एग्जाम में भी देखें तो वहां पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज आती है बेटा नेक्स्ट, पॉलिन ग्रेन बन तो गए, ठीक है। आफ्टर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्लांट में जो आपका एंथर है वहां पर क्या बन चुके हैं, पॉलिन ग्रेन। वहां एक चेंबर था, पॉलिन चेंबर, उसमें ढेर सारे पॉलिन ग्रेन बन के तैयार हो गए हजारों की संख्या में। अब वो पॉलिन ग्रेन बाहर कैसे आएंगे, तो पॉलिन ग्रेन को बाहर रिलीज करना है तो वहां पर एक प्रोसेस होती है बेटा डेहिसेंस, ठीक है। ये क्या है डेहिसेंस में होता क्या है, किस काम आता है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो देखिए यहां पर एक चीज है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच पॉलिन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द एंथर। जो एंथर है जिसमें पॉलिन ग्रेन बने हैं वो बाहर आएंगे, तो बाहर आने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, डेहिसेंस। Pollen grains are present inside the pollen sac, which are nothing but microsporangia, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन सैक जो होता है जहां पे पॉलन ग्रेन बनते हैं, एक्चुअली में हम उसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। उसी में माइक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर ही क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर जो बने और जो डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बन गए, वो बाहर कैसे आएंगे। Pollen sac are interred present inside the anther, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एंथर में है। तो जब डेहिसेंस का नंबर आता है तो जो पॉलन है वहां पर जब डेहिसेंस होते हैं तो पॉलन क्या करते हैं, लूजेस करते हैं क्या, वाटर, मतलब वहां पर एक तरीके से वो धीरे धीरे ड्राई होते हैं, उसके अंदर से वाटर जो है वो रिलीज होगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, आई स्ट्रिप बिटवीन द पॉलन सैक डिसइंटीग्रेट्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो आपका पॉलन सैक अभी जो एंथर का स्ट्रक्चर आपने देखा था उसमें बीच में एक लेयर होती है और एक लाइन होती है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो जब वहां पे वाटर लॉस होता है तो ड्राई होने की वजह से जो उसके अंदर की मेम्ब्रेन है वहां पे 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं, कौन कौन सी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। तो यहाँ पर जो सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोथीसियम, जब वो बस्ट होती है, जब वो ब्रेक होगी तो वो पूरा ओपन हो जाएगा और वहां उस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं स्टोमियम, और वहीं से पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं। तो अभी उसका स्ट्रक्चर हम आगे देख रहे हैं। और जब वो बाहर की लेयर जब बस्ट होती है तो अंदर से क्या निकलता है, पाउडरी जो है, दिस पाउडरी डिपॉजिट ऑफ पॉलन ग्रेन्स एक्यूमुलेट ऑन द एंथर, और पाउडर के फॉर्म में वहां से बिल्कुल पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं हवा में, ठीक है। इट इज देन पिक्ड अप बाय डिफरेंट एजेंट। अब वो हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, किसी भी तरीके से दूसरे मतलब कि स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, जिसको आप कहेंगे पॉलिनेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन में जो डेहिसेंस हुआ है, जिस तरह से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, उसमें अगर आप ध्यान दें तो पॉलन ग्रेन में एक इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा सकता हूं। देखिए आपने एक डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में जब हम लोग पॉलन ग्रेन पढ़ रहे थे, तो ये एक स्ट्रक्चर आपने बनाया था, ठीक है, जब आप टीएस ऑफ एंथर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि ये यहाँ पे पॉलन चेंबर दिख रहे थे ये, ठीक है, और इसी में आपने क्या बनाए थे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया था ये, ठीक है, इसमें माइक्रोस्पोर थे और यही माइक्रोस्पोर डेवलप हुए थे तो ढेर सारे क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन, मतलब यहीं पर अंदर जो है ढेर सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर सब पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब जब ढेर सारे ये पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये बाहर रिलीज कैसे होंगे, तो ये पॉलन ग्रेन रिलीज होने के लिए यहाँ पर ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे 3 लेयर आपको बताई गई थी, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम, ये यहाँ पर ये 3 लेयर होती है बेटा। यहाँ से क्या होता है कि ये लेयर ओपन हो जाती है, ठीक है, ये यहाँ से ये लेयर ओपन हो जाएगी, इधर ये लेयर ओपन हो जाएगी, ठीक, इसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ये जो ओपनिंग बनी है, इसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलेंगे, स्टोमियम। और इसी स्टोमियम के बनने से ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ बने हैं ये बाहर रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर भी और इधर भी। तो पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होते हैं, स्टोमियम से। वो कैसे बनता है, बाय द डेहिसेंस ऑफ आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, वॉल ऑफ एंथर में, ठीक है। तो जब ये मेच्योर होते हैं, जब ये ड्राई होते हैं, जब ये वाटर लॉस करते हैं तो ये मेम्ब्रेन बस्ट होती है, और बस्ट होने से पॉलन चैम्बर खुल जाते हैं। उसी पॉलन चैम्बर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं फिर वो बाहर एक बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और फिर वो अलग अलग एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होकर के और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि डेहिसेंस क्या होता है, पॉलन ग्रेन बाहर कैसे आते हैं और कब आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर
जो आपने पढ़ा था उसी में ये डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो पॉलन ग्रेन एंथर में बने और वहां से रिलीज हो गए। क्लियर? अब एक बात आपको बतानी है कि यहां पर कुछ केसेस में क्या होता है कि अराउंड 60% ऑफ एंजियोस्पर्म शेड पॉलन ग्रेन्स एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिली प्लांट। तो क्या होता है कि पॉलन ग्रेन 2 टाइप के हैं, 2 सेल वाले भी हैं, 3 सेल वाले भी हैं। तो 60% केसेस में वो 2 सेल स्टेज में ही डिवाइड हो, मतलब कि रिलीज हो जाते हैं। और कुछ केसेस में इन रिमेनिंग स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर शेड एट द 3 सेल स्टेज, जैसे वीट प्लांट। ठीक है, तो लगभग 40% के केस में वो कब रिलीज होंगे? जब वो 3 सेल स्टेज में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है दोनों स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज हो सकते हैं, 2 सेल में और 3 सेल स्टेज में। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि पॉलन एलर्जी क्या है। भाई पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन में चले जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है पॉलन एलर्जी, मतलब पॉलन ग्रेन का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर देखें तो पॉलन ग्रेन हमारे लिए यूजफुल भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल भी हैं, वो एलर्जी कॉज करते हैं। Pollen grains of several species can cause the following severe allergies। ठीक है, bronchial, ठीक है, which can lead the chronic respiratory disorder, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसकी वजह से? ये हो सकता है पॉलन ग्रेन की वजह से। ठीक है, तो जो ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से एलर्जी क्रिएट होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ जाती हैं, तो वो ये कुछ हार्मफुल पॉलन ग्रेन हैं जो ब्रीदिंग के समय हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है बेटा, पार्थेनियम, जिसको बोलते हैं कैरेट ग्रास, इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हुज पॉलन कैन कॉज सेवरल एलर्जीज। ठीक है, ये कहां से आया था? इट कम टू इंडिया एज कंटामिनेटेड विद इंपोर्टेड व्हीट। ठीक है, इसे कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ये विदेशों से, बाहर से इंडिया में आया है और ये प्लांट बहुत बुरी तरीके से अब इंडिया में फैल चुका है और इससे जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो काफी एलर्जिक नेचर के हैं और वो बाय हवा के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाकर के बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कहीं भी बाहर निकलते हैं ऐसी जगह पर जहां पर इस तरह से काफी ज्यादा वेजिटेशन और ये प्लांट्स है, तो वहां मास्क जरूर लगाएं। क्लियर? ताकि आप एलर्जी से बच सकें। इसके बाद में एक चीज आपको बतानी थी कि पॉलन वाइबिलिटी क्या होती है। पॉलन ग्रेन कब तक सरवाइव करेंगे? भाई जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं वो कब तक पॉलिनेशन करेंगे, क्या टाइम पीरियड होता है वहां पर? तो पॉलन वाइबिलिटी में क्या होता है कि जो पॉलन की वाइबिलिटी है वो रिफर्स करती है टू द एबिलिटी ऑफ पॉलन टू लाइव, मैच्योर, जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड ट्रांसफर द मेल गेमीट टू एम्ब्रियो साइट। मतलब कितनी जल्दी, क्या ऐसा तो क्या कोई पॉलन ग्रेन लंबे समय तक एक्टिव रह सकता है, सरवाइव कर सकता है, या एक ही 2 दिन में खराब हो जाएगा, या घंटों भर में खराब हो सकता है? तो हर एक पॉलन ग्रेन में कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन है जो आधे घंटे के अंदर ही अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो वो बेकार हो जाएंगे, कुछ हैं जो महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉलन इज डिटरमाइंड बाय इट्स वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी डिफर्स अमंग स्पीसीज। जैसे एग्जांपल देखें, इट इज 30 मिनट ऑफ द राइस एंड व्हीट। राइस प्लांट में और व्हीट के प्लांट में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, अगर वो 30 मिनट के अंदर अगर उनका पॉलिनेशन नहीं हुआ, स्टिग्मा पे नहीं पहुंचे, तो वो फिर क्या हो जाएंगे? वो बेकार हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, वो फिर वायबल नहीं रहेंगे, वो जर्मिनेट नहीं करने वाले हैं, मतलब एक तरीके से वो डीजनरेट हो जाएंगे। इट इज अ फ्यू मंथ फॉर द मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। बेटा ये 3 फैमिली हैं जहां पर पॉलन ग्रेन लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। लगभग आप देखिए कितना मंथ की बात कर रहे हैं, तो 2 महीने 3 महीने तक वो पॉलन ग्रेन सरवाइव कर पाएंगे। उस बीच में उन्हें स्टिग्मा पे पहुंचना है और पॉलिनेशन होना है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर आप क्रायोप्रिजर्वेशन कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 पे रख करके और हम उसको फॉसिल के फॉर्म में एज प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि आने वाले टाइम पर फिर हम उसका यूज कर सकें। तो ये मेथड होता है क्रायोप्रिजर्वेशन। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग पॉलन इज नोन एज क्या? क्रायोप्रिजर्वेशन। इट आल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स टू स्टोर द गेमीट्स फॉर लेटर यूज। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलन ग्रेन है, उसे आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं कि हम बाद में पॉलिनेशन कराएंगे जब
जरूरत होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉलन बैंक है, पॉलन बैंक में उसको स्टोर कर देंगे। उस मेथड को कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर अगर देखें तो -196 डिग्री सेल्सियस है, और वहां पर हम पॉलन ग्रेन को रख देंगे तो वो एज इट इज बने रहेंगे, उसी कंडीशन में बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, और फिर जब उनको निकाला जाएगा तो फिर से जर्मिनेट करके और पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पॉलन की वायबिलिटी जो है मिनिमम 30 मिनट है, मैक्सिमम फ्यू मंथ तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमने यहाँ पढ़ा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि पॉलन ग्रेन या जो टैबलेट्स हैं या सिरप है बिकम पॉपुलर एज फूड सप्लीमेंट, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पॉलन ग्रेन फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज हो सकता है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट हैज बीन क्लेम्ड दैट पॉलन कंजम्पशन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है कुछ। ठीक है, दूसरी बात, पॉलन ग्रेन आपने देखा होगा जो हनी होता है, शहद जो होता है, उसमें भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जो आप शहद खाते हैं तो वो यूजफुल पॉलन आपकी बॉडी में जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, और बाकी ये पॉलन टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, ये आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है, फूड न्यूट्रिएंट्स की तरह आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन अगर पूछा जाएगा तो उसका हार्मफुल और यूजफुल जो इम्पैक्ट है वो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलन की वायबिलिटी क्या है, कब तक पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें प्रेजर कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर मेल गैमेट कैसे बनते हैं, ये सारी बातें क्लियर हैं। अब आपको एक मेल गैमेट मिल चुका है जिसका डेहिसेंस हुआ कहां से, एंथर से, और पॉलन ग्रेन बाहर निकल आए हैं। अब वो पॉलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे कहां पर, वो आप पढ़ने वाले हैं किसमें, पॉलिनेशन में। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट का है पूरा स्ट्रक्चर है, फिर से अगर देखें तो जो शुरुआत से माइक्रोस्पोर से पोलराइज माइक्रोस्पोर, इसमें लार्ज वैक्यूल था, फिर ये 2 सेल स्टेज आ गई, फिर यहाँ पे और आगे डिवीजन हुआ, ये 3 सेल स्टेज आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक माइक्रोस्पोर ही जो है आगे 2 सेल और 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है, जिसको आप आगे चल के बाई सेलुलर पॉलन मतलब 2 सेल पॉलन या ट्राई सेलुलर पॉलन 3 सेल पॉलन के रूप में आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी वो रिलीज होते हैं और यहां पर भी रिलीज होते हैं। 60% यहां रिलीज हो जाते हैं और 40% वो 3 सेल स्टेज में जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा ही था कि पॉलन ग्रेन में एक्साइन है, एंटाइन है, जर्म पोर्स है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा था। ठीक है, डेहिसेंस जब होगा तो डेहिसेंस से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है उसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन है वो कहां से बाहर आता है, एंथर से। तो रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर या पॉलन चैम्बर इज कॉल्ड डेहिसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेहिसेंस को डिफाइन करें अगर, डेहिसेंस द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर। पॉलन कैन कॉज द सेवरल एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये सब आपको बताया जा चुका है। पॉलन वायबिलिटी आपको बताई गई है। ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसफर होंगे और जाकर के आगे फर्टिलाइज करेंगे। तो ये पूरा रिव्यू था अभी तक जो हमने पढ़ा पीछे पॉलन ग्रेन के बारे में, वो सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा, वो क्या है, इसी चैप्टर में बात करेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनके एजेंट क्या है। कुल मिलाकर के अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है पॉलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक, सिंपल सी प्रोसेस है। आप 6, 7, 8 में ये सारी चीजें पढ़ते हो, पॉलिनेशन के बारे में, उनके टाइप्स पढ़ते हो, सेल्फ क्या है, क्रॉस क्या है, ये सारी चीजें आपने वहां पर सुनी है। बट कुछ चीजें और हैं जो यहाँ पर, क्योंकि क्लास 12th में अब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको सीखनी है, तो वो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पॉलिनेशन क्या है, उसका टाइप क्या है, सेल्फ में कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्रॉस क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी बातें हैं, यही हमारा सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर जब आप पॉलिनेशन की बात करते हो तो बेटा ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमेन, इसमें ऊपर ये क्या है, एंथर, ये नीचे क्या है बेटा, फिलामेंट है। ठीक, उसके बाद में ये जब पॉलन को आपने एंथर को ओपन किया तो एंथर जब ओपन होता है तो अंदर ये क्या मिलता है बेटा, पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक के अंदर ये क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन। क्या है, पॉलन ग्रेन। बहुत सारे होते हैं, हजारों की संख्या में। एक तो ये मेल पार्ट हो गया,
फीमेल पार्ट में अगर देखें तो ये पूरा आपका पिस्टिल होगा, जिसमें ये ऊपर स्टिग्मा है, ये लंबी सी ट्यूब स्टाइल है, नीचे ये क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पर ये छोटे छोटे क्या है, ये ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। ठीक, अब क्या होगा कि पॉलन ग्रेन यहां से रिलीज होकर के यहां पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो उसी मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। अब जो अभी आपने पिस्टिल पढ़ा था या कार्पेल पढ़ा था, उसी के अंदर बेटा ओव्यूल में ये आप एम्ब्रियो साइक देखते हो, माइक्रोफाइलर एंड है, चलाजल एंड है, ऊपर बेटा ये एंटीपोडल सेल है, ये सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई है, बेटा ये एग है, ये दो सिनर्जिड्स हैं, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, ये एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर है। ठीक, और इसी जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर आपको बताया गया था। इसी ओव्यूल में ये यहाँ पर ये होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जिसमें ये एग सेल है और ये पोलर न्यूक्लियाई है। इसी का आगे अभी आप समझोगे फर्टिलाइजेशन में इसका क्या रोल था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं पॉलिनेशन क्या है। ठीक, पॉलिनेशन का मतलब है सिंपल सा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन का ट्रांसफर किसका, पॉलन ग्रेन का, कहां से कहां, एंथर से कहां पहुंचेगा, वो स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और एंथर किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक, तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर इसको दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो भी ट्रांसफर हो रहा है, इसमें टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन को अगर हम देखें तो बेटा एक होता है सेल्फ और दूसरा क्या होता है, क्रॉस। ठीक है, अब सेल्फ में क्या है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में हो रहा है या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन उनका जो स्पीसीज है वो सेम है, तो उसे क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, जीनोगैमी। इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, तो उस केस को कहेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब मैंगो का पॉलन ग्रेन मैंगो की स्टिग्मा पर ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंगो की स्टिग्मा पे गुआवा का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन में जेनेटिकली वो, यहां पर अगर ध्यान दो, प्लांट अलग है, फ्लावर अलग हो सकता है, लेकिन स्पीसीज उनकी सेम रहेगी। क्लियर। अब इसमें जो सेल्फ वाला है बेटा, सेल्फ में दो केसेस आते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है जिटोनोगैमी। ठीक, जैसे अगर हम देखें ये एक प्लांट है, इस पे ये हमारा फ्लावर है। ठीक, तो बेटा हुआ क्या कि इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो ये क्या है, ऑटोगैमी। लेकिन आपने क्या देखा कि ये फ्लावर अलग है, ये फ्लावर अलग है, और हुआ क्या, यहां से पॉलन ग्रेन आया, इस फ्लावर पे आ गया, तो इसको क्या कहोगे, जिटोनोगैमी। तो दो टाइप का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। और सेल्फ में भी दो केसेस हैं, एक है ऑटोगैमी और एक है जिटोनोगैमी। तो दोनों का मतलब समझिए। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमस मतलब होता है मैरिज। ठीक, ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक प्लांट है और उसी प्लांट में एक फ्लावर है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, तो उसे आप कहेंगे ऑटोगैमी। इट रिक्वायर्स द सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination occur। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब स्टिग्मा और एंथर काफी क्लोज हो, ताकि वो वहां से ट्रांसफर हो सके। और ये जो पॉइंट लिखा था कि पॉलन और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो। ठीक है, इस कंडीशन कहा जाता है बेटा होमोगैमी। अगर पॉलन और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होगा तो उस केस में ये फेल हो जाएगा। तो ऑटोगैमी की कंडीशंस क्या हैं, होमोगैमी होना चाहिए, होमोस्टाइली होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा की हाइट लगभग सेम होनी चाहिए, और फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, उस केस में ये प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें उसी प्लांट के का जो फ्लावर है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है। जिटोन मतलब होता है नेवर, गैमस मतलब होता है मैरिज। जिटोनोगैमी में क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। है ना, कहा ना था कि प्लांट एक ही रहेगा, एक फ्लावर इधर एक फ्लावर इधर है, इसका पॉलन ग्रेन इस पे आएगा, तो इसको क्या कहोगे आप, जिटोनोगैमी। इवन दो
जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन ही है, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। क्योंकि बेटा पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम इसे क्या कंसीडर कर सकते हैं, फंक्शनली बिल्कुल क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है, लेकिन जेनेटिकली क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है तो डीएनए वहां पर सेम ही रहेगा, तो उस केस में ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो तरीके हैं, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ये देखिए यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ठीक, यहां पर देखो प्लांट ये है, ये फ्लावर है, इसी का पॉलन ग्रेन इसी पे आया, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ऑटोगैमी। यहां देखो क्या हुआ कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, सेम प्लांट है, इसका इस पे गया तो ये क्या है, जिटोनोगैमी, और इसका इस पे चला गया तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, इसको कहोगे जीनोगैमी। ठीक है, तो बेटा ये आपके तीन तरीके के पॉलिनेशन हैं। ठीक, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ, एग्जाम में आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए ऑटोगैमी को पूरी तरीके से अगर डिफाइन करें तो अ कंप्लीट autogamy is very rare in flowers that have stamens and stigma exposed, that is in an open flower. For this reason some plants produces two type of flower, chasmogamous and clistogamous। ठीक है, देखिए दो टाइप के फ्लावर होते हैं, जो ओपन फ्लावर होते हैं, खिले होते हैं प्रॉपर, वो क्या है, चैस्मोगैमस, जो एरियल है, आउटसाइड द सॉइल है। ठीक है, और कुछ होते हैं क्लिस्टोगैमस, जो कभी खुलते ही नहीं, जो हमेशा बंद रहते हैं, वो खास करके अंडरग्राउंड केस में होते हैं। ठीक है, तो वहां पर दो केसेस बन जाएंगे, एक हो जाएगा कौन सा, चैस्मोगैमस, और दूसरा कौन सा होगा, क्लिस्टोगैमस। तो ऑटोगैमी जो केस है वो मोस्टली हमें कहां देखने को मिलेगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते, जब वो ओपन नहीं होंगे तो बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आएगा नहीं, वहां पर उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। तो यहां पर ये देखिए, ये एक एग्जांपल फोटो आपको दिख रही है, डायग्राम प्रॉपर दिख रहा है। ये जो बाहर हवा में फ्लावर है जो कि खिला हुआ है, इसको क्या कहोगे, चैस्मोगैमस फ्लावर, ओपन एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, प्रॉपर वो ओपन है। ये देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड दिख रहा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लोज फ्लावर होते हैं, डज नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी खिलते ही नहीं है, तो जब खिलेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है वहां पॉलिनेशन कौन सा होगा, ऑटोगैमी होगा। ठीक है, anther and stigma lie close to each other within the closed flower, no pollinator are required, बाहर से कोई पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, क्या होता है, वायोला, कॉमन पैंसी बोलते हैं, या ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायोला में कौन सा पॉलिनेशन होगा, ऑक्जेलिस में क्या होगा, तो आप कहेंगे वहां पर ऑटोगैमी के केसेस होते हैं। यहाँ पे फ्लावर कैसा होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। ठीक है, बाकी अगर फ्लावर ओपन है, एंथर एंड स्टिग्मा आर ब्रॉट टुगेदर बाय द वेरियस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग मिराबिलस है, ठीक है, या कैथारेंथस है, तो कोई भी फ्लावर अगर आप प्रॉपर ओपन है तो उसमें मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, या एंथर होगा, स्टिग्मा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होंगे, तो वो सिंपल प्रोसेस क्या कहलाएगा, या तो वो जिटोनोगैमी होगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन है बेटा, इसमें अलग अलग फ्लावर में, ये देखिए एग्जांपल है ये वायोला का। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज फ्लावर है। ठीक, ओपन फ्लावर भी हो सकता है, क्लोज फ्लावर, दोनों केसेस में, मतलब यहाँ पर आप चाहोगे तो ऑटोगैमी भी होगा और दूसरा जिटोनोगैमी का केस भी हो सकता है। ठीक, फिलामेंट्स, कर्व, ओपन स्टिग्मा एंड मिराबिलिस जलापा, ये यहाँ पर देखिए बेंड फिलामेंट्स हैं, ये बेंड फिलामेंट हैं। तो ये केसेस आपको बताए जा रहे हैं कि फ्लावर दो टाइप के हैं, चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ओपन फ्लावर एंड क्लोज फ्लावर। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा याद रखना कि पॉलिनेशन में किस तरह की कंडीशंस जरूरी होती हैं। अब एक फ्लावर आपने देखा बेटा, सनफ्लावर देखा है, ये सनफ्लावर अगर आप देखोगे तो इसमें क्या खास बात है, सनफ्लावर हैज फेल सेफ मैकेनिज्म फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, when cross pollination fails in sunflower, the stigma curls to pick up its own pollen. This is a fail safe mechanism of self pollination। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो उसी प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर में जो स्टिग्मा है और जो एंथर है, वहां जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलता है तो उसकी जो स्टिग्मा है वो उसको रिसीव नहीं कर पाती, तो वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग,
कि यहाँ पर फेल हो जाएगा क्या, पॉलिनेशन, और उस मैकेनिज्म को हम कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो केस है वो सनफ्लावर के केस में फेल होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पॉलिनेशन इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा, देखिए, एंथर डेhiscence इन द फ्लावर बर्ड, ठीक, pollen grain come in contact with the stigma और assured production of seed set। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि एक फ्लावर था, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस को यहां पर आप क्या कहोगे, यहां पर ऑटोगेमी, और वो कहां देखने को मिलता है बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। ठीक है, thus क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, ठीक है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। बाहर से पॉलन ग्रेन आने का कोई चांस यहां पर नहीं है। ठीक, एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो खास करके एकेडमिक्स में क्लास 12 वगैरह में पूछते हैं कि एडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, हम कब सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, कब क्रॉस कराएं। एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पे काम करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का बेनिफिट क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, इट मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर या प्योरिटी ऑफ द रेस। अगर मान लो कोई प्लांट आपके पास है और वो काफी अच्छा है और आप चाहते हो कि इसी तरीके का प्लांट हमें आगे मिले, तो जाहिर सी बात है हमें क्या कराना होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, तो पेरेंटल कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है। इट इज यूजफुल इन मेंटेनिंग प्योर लाइन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वही बात है कि प्योर लाइन का मतलब क्या, जो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आने देगा, जैसा जीनोटाइप पहले था वही सेम आगे कंटिन्यू रहेगा। द प्लांट्स डू नॉट हैव प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते हैं, तो अगर वहां पर कुछ ही पॉलन ग्रेन बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनेशन हो जाएगा। बट क्रॉस पॉलिनेशन में आपको पता है हजारों पॉलन ग्रेन बनते हैं, क्योंकि वहां पे वेस्टेज के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है द फ्लावर्स डू नॉट हैव द डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स टू अट्रैक्ट द पॉलिनेशन पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए भी वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना वहां पे नेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ना स्मेल की रिक्वायरमेंट है, ना फ्लावर का कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ ही हो रहा है, तो किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं है, तो एनर्जी वहां पर सेफ रहेगी। सीड प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। ठीक है, इट एलिमिनेट्स अनडिजायरेबल रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये सारे जो एडवांटेज हैं यहां पर हमें मिलता है किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में। ये क्वेश्चन याद रखना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज। भाई जहां फायदे हैं वहां नुकसान भी तो होगा। तो पहला क्या है, देयर विल बी नो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर। भाई जब सेल्फ ही हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ नया तो बनेगा नहीं, तो वहां पर एक नुकसान ये है कि नई वेराइटी वहां नहीं बनती है। देयर कैन बी डिक्रीज इम्यूनिटी टू डिजीज। अब मतलब देखिए जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो ये माना जाता है कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो उतनी हेल्दियर नहीं होती, क्योंकि जो जीनोटाइप है वो सेम ही रहता है। तो जो अगर कोई जेनेटिक डिजीज पेरेंटल प्लांट में है तो जाहिर सी बात है वो ऑफ स्प्रिंग में दिखेगी। ठीक है, इट माइट लीड टू डिक्रीज एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन एनवायरमेंट। अब उनका इम्यूनिटी अगर कम पुअर है तो अलग अलग कंडीशंस में वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा लैक होता है यहाँ पर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में। देयर विल बी अ डिक्रीज इन वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी में डिक्रीज होगा, उनका जो अडेप्टेशन है वो पुअर होगा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन मोर हेल्दियर देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं और उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो ये दोनों बातें जो है आपको प्रॉपर समझनी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस में आपने कहा कि प्लांट डिफरेंट रहेगा, फ्लावर डिफरेंट रहेंगे, बट स्पीसीज सेम होगी। ठीक है, मैंगो का पॉलन ग्रेन मैंगो की स्टिग्मा पे ही जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन भले ट्रांसफर अगर मान लो हो भी गया कि मैंगो की स्टिग्मा पे गुआवा का पॉलन ग्रेन आ गया, तो देखिए हो तो ट्रांसफर तो हो जाएगा, बट वो कभी जर्मिनेट नहीं करेगा, वहां पर उसका फ्यूचर नहीं है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी अगर आप देखें एजेंट जो होता है वो इंटरनल वेरिएशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा पॉलन ग्रेन कहां से आते हैं, बाहर से आते हैं। ठीक है, तो बट स्पीसीज सेम होने का फायदा क्या होगा कि पॉलन ग्रेन प्रॉपर जर्मिनेट करेंगे और हमारा जो मेन पर्पस था कि मेल गैमेट को ट्रांसफर करना फिर फर्टिलाइजेशन, वो एश्योर हो सकेगा। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में हम इसे बोलते हैं जीनोगैमी।
जिनोस मतलब होता है बेटा स्ट्रेंज, या गैमस मतलब होता है मैरिज। जिनोगेमी का मतलब क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट हो जाएगा, प्लांट डिफरेंट हो जाएगा। इट नीड्स हेल्प इन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे हमें किसी ना किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो इंसेक्ट हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, वो एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एजेंट वो अभी हम अलग से पढ़ेंगे। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो भाई जाहिर सी बात है, बाहर के पॉलन ग्रेन आएंगे अलग से, तो वहां पर कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगी, और जो ऑफ स्प्रिंग आएगी वो मोर हेल्थियर देन पेरेंटल कंडीशंस में आप देखेंगे। तो जो पेरेंट से अच्छा होगा क्या? ऑफ स्प्रिंग। वहां पर वाइडर अडेप्टेबिलिटी रहेगी, कुछ नया होगा, वेरिएशंस रहेगी, तो अगली जनरेशन थोड़ा चेंज रहेगी, है ना। ये सारी क्वालिटी हमें कहाँ मिलने वाली है? क्रॉस पॉलिनेशन में। अब क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे बड़ी जरूरत होती है क्या बेटा? एजेंट। एजेंट कौन कौन से हैं, कहां से एजेंट्स को आप लाओगे, कैसे वो हेल्प करेंगे पॉलिनेशन में? तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के बेटा एजेंट होते हैं, एक होता है ए बायोटिक, एक होता है बायोटिक। बेटा ए बायोटिक का मतलब होता है क्या? नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के केसेस, जैसे देखिए एंटमोफिली, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोला जाता है। ऑर्निथोफिली, ठीक है, यहां पर क्या आते हैं? ये बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहां पर चेरोप्टेरोफिली, ये बैट के थ्रू है। बायोटिक एजेंट ये सब लिविंग में आते हैं। एडमोफिली, ये विंड के थ्रू है। हाइड्रोफिली, ये वाटर के थ्रू है। तो ये सब किस में आएगा बेटा? ए बायोटिक एजेंट्स में आएगा। ये सब नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, ठीक। तो याद रखिए एजेंट दो टाइप के हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। अगर हम ए बायोटिक एजेंट्स की बात करें, एनिमोफिली, एनिमो मतलब विंड होता है, फिली मतलब टूलब है, ये हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमन द एबायोटिक पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जस्ट बाय द विंड, हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगा। एग्जांपल में कोकोनट पाम, डेट पाम और ग्रासेस में क्या होता है कि हवा से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर एंथर से कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पे। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय विंड, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन बने हैं, ये हवा से ट्रांसफर होकर के पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड बाय विंड करंट, ठीक है। तो उसमें जो फीमेल फ्लावर होगा उस पर स्टिग्मा है, जो मेल फ्लावर वहां एंथर है। एंथर से जब डेसेंस होगा पॉलन ग्रेन निकलेंगे और वो हवा में उड़ते हुए स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। बट अब आपको पता है अगर कोई पॉलिनेशन हवा से हो रहा है, विंड से हो रहा है, तो वहां पे पॉलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा है, जरूरी नहीं है कि वो अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर? अगर आप चाहे देखते हैं कि एनिमोफिलस फ्लावर है तो वहां पर फ्लावर स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिकुअस फ्लावर होंगे, कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे फ्लावर, ठीक है। वहां पर एनिमल्स को अट्रैक्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हवा से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो ये फीचर्स होंगे। न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एंड इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि वहां पर हमें पॉलन ग्रेन कैसा बनाना है? लाइट और ड्राई बनाने हैं, ठीक है। डस्टी एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होने चाहिए ताकि हवा में आसानी से उड़ सके, और लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन बने ताकि हवा में अगर वो वेस्ट भी हो तब भी वो अपने टारगेट तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कोकोनट पाम फ्लावर है, ठीक है। ऑर्काड ग्रास फ्लावर है, लाइट एंड ड्राई पॉलेंस में होने चाहिए ताकि वो हल्के रहेंगे तो हवा में आसानी से उड़ेंगे। डस्टी एंड नॉन स्टिकी पॉलन है तो हवा में उड़ते रहेंगे, जनरली कहीं भी इधर उधर वो क्योंकि अगर वो स्टिकी नेचर के होंगे तो जल्दी से रिलीज नहीं हो पाएंगे, हवा चलेगी तो ऐसा हो कि वो डस्टी हो, नॉन स्टिकी हो, जरा से भी हवा चले तो पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होकर के और उड़ सके, ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो एनिमोफिलस कंडीशन में ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक चीज यहाँ पर है कि फ्लावर बेल एक्सपोज स्टेमन हो सो दैट द पॉलन इज इजीली डिस्पर्स बाय विंड, कि जरा सा भी हवा चले तो वो आसानी से वहां से पॉलन ग्रेन निकल सके। फेदरी स्टिग्मा होनी चाहिए टू इजीली ट्रैप एयर बॉन्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब ये तो था एंथर का, अब उसमें पॉलन ग्रेन की केस, अब स्टिग्मा भी कैसी होनी चाहिए? फेदरी, ताकि जो हवा में पॉलन ग्रेन आ रहे हैं उनको वो रिसीव कर सके। और उसके बाद में अन एवोलेटेड पिस्टिल, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ये कंडीशन होती है जहां पर सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, हर ओवरी में एक क्या होगा? ओव्यूल होगा।
तो वो मल्टीपल पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर पाएंगे और वहां पे पॉलिनेशन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का केस बनेगा। तो अगर हम बात करें एनिमोफिलस कंडीशन में जहां पर हवा से पॉलन ग्रेन होता है तो ये सारी फीचर्स यहां पर होने चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, याद रखिएगा। फिर आता है बेटा हाइड्रोफिली। यहां पर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन वाटर से ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिंग मतलब टू लव है, पॉलिनेशन ऑफ वाटर, रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड अबाउट 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स में ऐसा होता है। यहाँ पर वाटर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं। ये देखिए, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, वो पानी से बहते हुए यहाँ फीमेल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन वो किसकी वजह से हुआ, वाटर की वजह से। ठीक है, तो पॉलिनेशन कहां पर बेटा, इन वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एक एक्वाटिक प्लांट है। वेलिसनेरिया एग्जांपल याद रखना, फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय द स्टॉक and the male flowers or pollen grains are released into the water then float on the water surface। ठीक है, और pollen grain बहते हुए वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे। They are carried passively by current, water current। Some of them eventually reach the female flower and the stigma। तो जो पॉलन ग्रेन है वो पानी में वाटर करंट के साथ बहते हुए, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, वाटर जा रहा है, उसी कंडीशन में, उसी डायरेक्शन में वो फ्लोट करते हुए फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे और वहां पे पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, सी ग्रासेस में भी यहां पर देखने को मिलता है क्या, पॉलिनेशन किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड in the water and the pollen grains are released inside the water। ठीक है, पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज होंगे, वाटर में, और फिर वो फ्लोट करके वो फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और वहां पर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। क्योंकि पॉलन ग्रेन काफी समय तक पानी के अंदर होते हैं तो वो खराब ना हो, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ठीक, तो हाइड्रोफिलिक कंडीशन में पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वो पानी में आसानी से रह सकें, फ्लोट कर सकें और अपने टारगेट तक पहुंच सकें। तो ये है फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलस कंडीशन या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि पॉलिनेशन चाहे वो वाटर से हो या एयर से हो, बेसिकली क्या है, दोनों में एक चीज देखने को मिल रही है, क्या, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अगर वहां पर पॉलन की संख्या कम होगी, मान लीजिए कोई फ्लावर है पॉलन ग्रेन कम बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां अगर हवा से और पानी से अगर पॉलिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन वहां इंश्योर नहीं हो पाएगा क्योंकि वेस्टेज बहुत सारे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जो एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे पॉलन ग्रेन वेस्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जितने प्लांट पानी में हैं, जैसे लोटस है, तो लोटस में भी कुछ बच्चे जनरली लिख देते हैं कि यहाँ पे वाटर से पॉलिनेशन होगा, ऐसा नहीं है। जो लोटस है ना वो बेटा, उसमें आप देखोगे तो उसका जो बेस है वाटर में, लेकिन जो फ्लावर है ना वो वाटर के ऊपर है, तो वहां से पॉलन ग्रेन वाटर से जाएगा ही नहीं, उसमें किसी इंसेक्ट की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखिएगा हर एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, in a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and the pollinated by the insect, wind या कोई अदर तरीके से वहां पे पॉलिनेशन होगा। वहां पर वाटर की नीड नहीं है क्योंकि जो फ्लावर है वो वाटर सरफेस से ऊपर है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, जहां वाटर लिली सुनते वाटर सुना वो टिक कर देंगे वाटर पॉलिनेशन। ठीक, जो कि वो सही नहीं है। ठीक, तो ये बातें यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जैसे द लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोअर प्लांट्स ग्रुप इज ड्यू टू द नीड ऑफ वाटर। जैसे देखिए ब्रायोफाइट्स का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, यहाँ पर एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है। ठीक है, इनमें इनको ब्रायोफाइटा में आप जानते हो क्या बोलते हो, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। वहां पर वाटर से ही वहां पर सारा रिप्रोडक्शन था, इसलिए उन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट बोला गया। ठीक है, water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophytes और pteridophytes। मतलब यहाँ पर ये जो प्लांट हैं, यहाँ पर वाटर ही मेन है जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा और हवा और बाकी तरीके यहाँ पर काम नहीं करते हैं।
ठीक है। तो ये जो लोअर प्लांट्स हैं जिसमें हम थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स की बात करें तो वाटर काफी बड़ा रोल प्ले करेगा पॉलिनेशन में, इसलिए ये मोस्टली यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो उसे क्या बोलते हो आप, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। और जनरली आप देखिए एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये सब वाटर के टच में ही रहते हैं, ठीक है। और इनके पास एल्गी वगैरह में तो रूट ही नहीं है, ब्रायोफाइट्स में भी वेल डिफाइंड रूट्स नहीं है, तो ये प्लांट अभी उतना मॉडिफाई नहीं हो पाए हैं, इसलिए वाटर पे ये बेस्ड है और इनका पॉलिनेशन भी मोस्टली वाटर के थ्रू ही होगा। The distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। इसीलिए इन प्लांट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर पे डिपेंडेंट थे, तो वाटर से बाहर निकल ही नहीं पाए, ठीक है। अब जैसे आप भी अगर किसी एक ही चीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो तुम्हारा सर्वाइवल जो है वो बहुत वाइड नहीं होगा, ठीक। आपको उसी कंडीशन के आसपास रहना पड़ेगा। अब जो एक्वेटिक एनिमल है वो पानी के आसपास ही रहेंगे, वो बाहर निकल के टेरेस्ट्रियल कंडीशन में तो घूम नहीं सकते, क्योंकि वो वाटर में फुली डिपेंडेंट है। तो ये चीज यहां पर रही कि जो ये प्लांट्स थे ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया और इनका वाइडर अडेप्टेबिलिटी नहीं हो पाई और इनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये वाटर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुए और इनका पॉलिनेशन जो था वो टोटली वाटर पे ही बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद फिर जब मॉडिफिकेशन हुआ, जिम्नोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म आए, तो वहां पर एयर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, बाकी बहुत सारे तरीके आ गए, तो वहां पर चीजें बदल गई और उनका जो है काफी इवोल्यूशन हुआ, काफी चेंजेस आए और बहुत लार्ज स्केल पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे बेटा एबायोटिक। एबायोटिक मतलब होता है जो नॉन लिविंग चीजें हैं जिसमें एयर और वाटर। अब बात आती है बायोटिक एजेंट। बायोटिक मतलब लिविंग कंटेंट में। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज वेरियस एनिमल्स एज बायोटिक एजेंट, ठीक है। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, जिसमें है बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, वेस्प हैं, एंट हैं, मॉथ है, बर्ड्स है, ये सब देख रहे हो, ये सब बायोटिक कंडीशन लिविंग है और ये कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करते हैं। लार्जर एनिमल्स सच एज lemurs, rodents, garden lizards and gecko lizards are also known as the pollinator। ये कहीं ना कहीं एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करके दूसरे फ्लावर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ह्यूमन भी जाने अनजाने कुछ केसेस में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं क्या? बायोटिक एजेंट। आइए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एंटमोफिली। अगर कोई पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है तो उसे क्या कहोगे? एंटमोफिली। एंटोमॉन मतलब इंसेक्ट होता है और फिलिन मतलब है टू लव, जो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड है पॉलिनेशन अगर किसके थ्रू? इंसेक्ट में मॉथ है, बटरफ्लाई, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक। क्यों ऐसा होता है? देखिए कहीं ना कहीं ये सिम्बायोटिक रिलेशन है। फ्लावर क्या करता है? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके पास नेक्टर है, ठीक, उसके पास एडिबल पॉलन ग्रेन है, सेल्टर है। इंसेक्ट ऐसे थोड़ी चला जाएगा फ्लावर के पास, वो अपने किसी काम से जाता है, ठीक। और मान लीजिए वो वहां से नेक्टर ले रहा है, तो वो तो गया था नेक्टर लेने, गलती से हुआ क्या कि उसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन चिपक गए और वो ट्रांसफर हो गए। तो इंसेक्ट का कोई ये थोड़ी उद्देश्य होता है कि हम जाके पॉलिनेशन ही करेंगे, वो अपने पर्पज से गया था, बट हुआ क्या कि उसकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन अटैच हो गए और वो ट्रांसफर हो गए और उससे क्या हो गया? पॉलिनेशन। तो प्लांट्स प्रोवाइड क्या करता है? नेक्टर, एडिबल पॉलन ग्रेन्स और शेल्टर। मतलब अभी तक हम लोग जानते थे कि जो एनिमल्स होते हैं वही सेल्फिश होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट भी बहुत सेल्फिश है। वो भी क्या करते हैं? अपने आप को कलरफुल बनाते हैं, नेक्टर वगैरह अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि आप उनकी तरफ इंटरेक्ट करिए, जिससे उनका क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो प्लांट का भी सेल्फिश नेचर होता है, वो भी जो है अपने को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट वगैरह को इंटरेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे देखिए डायग्राम से आप समझ पा रहे हैं, फ्लावर 1, ठीक है, फ्लावर 2, यहाँ पर ये हनी बी देख रहे हैं, ये यहाँ से आई, इस पे बैठी, ठीक, यहाँ से ये पॉलन ग्रेन देखिए इसकी बॉडी से चिपक जाएंगे और वो फिर उड़ के गई और यहाँ पे ट्रांसफर हुई, ठीक। अब सोचो ये यहाँ से निकली पॉलन ग्रेन लेकर के, रास्ते में बारिश हो गई तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन तो बेकार हो गया। तो जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन जो इंसेक्ट की बॉडी में है वो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे ही, बट क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि पॉलन ग्रेन बहुत सारे होते हैं, पाउडर फॉर्म में है, हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन है, तो कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन तो पहुंच ही जाएंगे वहां पर, इसलिए वेस्टेज के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मोड क्या कहलाता है? एंटमोफिली, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एजेंट कौन होगा? इंसेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द फ्लावर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट गेट कोटेड विद पॉलेंस, ठीक।
फिर when it land on the another flower, the pollen comes in contact with the stigma of that flower. फिर दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाएंगे. To sustain the visits from the pollinators, the flowers provide the edible pollen, nectar और shelter. तो वो अपने काम के लिए जाते हैं, बट उनसे गलती से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन. ठीक है. यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया गया है कि अर्ली 80% ऑफ द फ्लावर आर पॉलिनेटेड बाय बीज. तो बीज है पॉलन बास्केट. ठीक है, विच दे कैरी द पॉलिन. हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये नाम दिया गया है क्योंकि 80% पॉलिनेशन कौन कर रहा है, बीज कर रही है. तो इन्हें क्या बोल दिया गया, इनके पास पॉलन बास्केट होती है, उसमें पॉलन रख के ये ले जाती है. ठीक है, जबकि रखती वक्ती नहीं है, वो इनकी बॉडी से चिपक के ही जाते हैं. ठीक है. उसके बाद थ्रू द ईयर द population of bees has been declining. ठीक है, drastically. Without bees humans can only survive for about 4 years. देख रहे हो, ये डाटा है, एक तरीके का फैक्ट है जो आप शायद बिलीव ना करें कि जिस दिन ये हनी भी खत्म हो गई ना अर्थ से, उसके बाद हम केवल और केवल कितने साल जिएंगे, 4 साल. ठीक है, क्योंकि ये सारा जो पॉलिनेशन वगैरह है ये सब बंद हो जाएगा. 80% यही कर रही हैं. और लगातार इनकी पॉपुलेशन जो है वो जिस तरीके का हमने एयर पोल्यूशन कर दिया है, वाटर पोल्यूशन कर दिया है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है ना. तो ये सब जैसा जैसा बढ़ रहा है, इनकी संख्या खत्म होती जा रही है. ठीक है, जो कि आने वाले समय में बहुत नुकसान करेगा. ये देखिए 1947 में डाटा देखिए, 1970 में देखिए, 1990 में देखिए, 2014 में देखिए. ठीक है, ये लगातार ग्राफ गिर रहा है. ठीक, और ये ग्राफ गिरता जाएगा तो हमारे सर्वाइवल के लिए वो हार्मफुल है. ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्लांट नहीं रहेंगे, और प्लांट नहीं रहेंगे तो एनिमल्स का कोई भी वहां पर अस्तित्व नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते. हम टोटली डिपेंडेंट हैं किस पे, प्लांट्स पे, बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. तो ये सारी चीजें इसलिए कहा जाता है नेचर को बचाइए. ठीक है, और पॉल्यूशन को रोकिए किसी भी तरीके से, जहां तक हो सके एक सस्टेनेबल लाइफ जिए. एक्सेस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस होना चाहिए. ये बहुत सारे तरीके हैं जिसपे लोग काम कर रहे हैं, बट दिखावा ज्यादा है, वर्क कम है. ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर है, एंटमोफिलस जो फ्लावर है, इंसेक्ट जो पॉलिनेशन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उस फ्लावर के अंदर क्या क्वालिटी है. तो सोई फ्लावर एंड ब्राइटली कलर्ड, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा फ्लावर के पास तो कोई भी इंसेक्ट उसकी तरफ आने वाला नहीं है. स्मॉल फ्लावर्स क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस. ठीक है, स्मॉल फ्लावर होंगे, क्लस्टर्स फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में होंगे, ताकि इंसेक्ट बहुत सारे वहां पे बैठेंगे और पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को वो कैरी कर सकेंगे. प्रेजेंस ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म एंड और हनी एंड नेक्टर गाइड्स. देखिए आपने कभी एक चीज समझिएगा, ये इसको इसे समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी शॉप होती हैं, जो जहाँ पे खाने पीने वाली जो जगह होती है वहाँ पे देखिए वो अच्छा आपको बैठने का बनाएंगे. ठीक है, वहाँ पे एसी लगा देंगे, पंखा लगा देंगे. ठीक है, ताकि गैदरिंग हो वहाँ पे. जब लोग बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो खाएंगे पिएंगे ना. तो ये एक तरीका होता है मार्केटिंग का कि कैसे हम चीजों को बढ़ाएं. तो ये सारी, यहाँ भी फ्लावर भी वही काम कर रहा है. तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा, आइए इंसेक्ट यहाँ बैठिए. अगर आप वहाँ बैठोगे तो कुछ हरकत करोगे तो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करने के चांसेस बढ़ेंगे. तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से है, जैसे हम लोग अपना एडवांटेज देखते हैं तो फ्लावर भी अपना एडवांटेज देख रहा है. तो ये उसका सेल्फिश नेचर है. प्रेजेंस एंड लैंडिंग द प्लेटफॉर्म एंड हनी में ये नेक्टर वहां पे होता है, तो उस नेक्टर को फूड की तरह इंसेक्ट यूज करेगा. तो नेक्टर को निकालने के लिए जब इंसेक्ट उसमें डीप तक जाएगा तो जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन को बाहर लेके आएगा. ठीक है, ये लिली है, सनफ्लावर की केसेस में देखिए ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है ना, जिसपे इंसेक्ट आराम से सेटल हो सकते हैं. नेक्टर गाइड, यहाँ पर नेक्टर अंदर तक देखिए, जो नेक्टर है ना वो अंदर है, यहाँ नेक्टरीज सेल्स होती हैं जो नेक्टर जनरेट करती हैं, तो उसको गाइड करेगा इंसेक्ट को कि वहां से नेक्टर लेना है. तो जब वो डीप तक जाएंगे तो पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे. ठीक है, प्रेजेंट ऑर्डर इन जैस्मीन. ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा ना फ्लावर में स्मेल होता है, तो तुम्हें क्या लगा था, ह्यूमन सोचता है उसने हमारे लिए बनाया होगा. तुम्हारे लिए नहीं बनाया, वो अपने लिए बना रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है आपको अपनी तरफ, ताकि इंसेक्ट वगैरह उसकी तरफ इंटरेक्ट होंगे तो उसका क्या फायदा होगा, उसका पॉलिनेशन होगा. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फोल ऑर्डर इन रेफ्लेसिया अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बिटल्स. ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, इसको बोलते हैं क्या, रेफ्लेसिया. ठीक, यहाँ पे पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, तो इसमें भी इनके पास भी एक ऐसा ऑर्डर है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को इंटरेक्ट करते हैं और वहां पर पॉलिनेशन उनका हो पाता है. तो नेचर ने सबको कोई ना कोई क्वालिटी दे रखी है. ठीक है, प्रोवाइड नेक्टर एंड एडिबल पॉलेंस टू द एजेंट्स. ये सारी बातें नहीं होंगी तो कोई भी इंसेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा.
closely placed stamens and nectar gland so that when pollinators come to drink the nectar the pollen stick to their body. ठीक है, जैसे ही वो अंदर जाएंगे इंसेक्ट कहां पे नेक्टर को लेने, तुरंत कुछ ऐसा सेटअप ही होता है कि जैसे अंदर जाएंगे वो पॉलन स्टिक उनके ऊपर चिपक जाएगी और जैसे वहां से बाहर निकलेंगे तो उनके शरीर पे पूरे पॉलन ग्रेन लगे होंगे. ठीक है, नेक्टर ग्लैंड्स इन, ठीक है, मैग्नोलिया फ्लावर में है. ये देखिए यहाँ पे एडिबल पॉलेंस इन मैग्नोलिया है, जिसमें वो पॉलन ग्रेन को खाने के लिए जब इंसेक्ट जाएगा तो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे. इंसर्टेड स्टेमेंस इन पिट्यूनिया, यहाँ पर जब इंसर्ट करते हैं तो ये पॉलन ग्रेन पाउडरी फॉर्म में उसकी बॉडी से चिपक जाता है. तो ये क्वालिटी है किसमें, इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी अगर ना हो तो शायद वहां पे पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. स्टिकी नेचर भी है यहाँ पर. ये देखिए ये सारी क्वालिटी हैं. ये देखिए बर्ड्स के केस में क्या है कि फ्लावर थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए ताकि बर्ड्स में वहां से जो है अपना फूड वगैरह गेन कर सके और वहां से उसकी बॉडी से उनके साथ क्या होंगे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो पाएंगे. सनबर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है, बॉम्बैक्स, लोविलिया, ठीक है, ये सारे फ्लावर्स में इंसेक्ट के साथ तो होता ही है, बर्ड्स पॉलिनेशन भी होगा. और बर्ड पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिलस फ्लावर या ऑर्निथोफिलस कंडीशन है, जिसमें अभी तक आपने देखा इंसेक्ट ट्रांसफर कर रहा था, अब कौन करेगा, बर्ड्स. तो बहुत बड़ी बर्ड्स यहाँ पे नहीं यूज होती, जो छोटी बर्ड्स होती हैं जो आराम से फ्लावर्स के आसपास बैठ करके वहां से जो है पॉलन ग्रेन्स को कैरी कर सकती हैं, वहां से फूड कैरी करेंगे तो वो अपनी बेनिफिट के लिए जाते हैं, बट गलती से उनकी बॉडी पर पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं. तो जो ऑर्निथोफिलस कंडीशन है उसमें क्या होगा कि द फ्लावर्स सिक्रीट एबंडेंट वाटरी नेक्टर और हैव एडिबल पार्ट्स. तो जो उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं एक्चुअली में वो एडिबल होते हैं, तो बर्ड्स उनको खाने जाती हैं. तो जब उसको खा रही होती हैं तो कुछ तो वो खाती हैं, कुछ उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं. तो वहां पर उसके माउथ के पार्ट्स पे, तो एक जगह पे उन्होंने खाया, जब दूसरी जगह वो जाएंगी तो क्या होगा, उनको थोड़ी पता है कि मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर है. ठीक, तो जब वो एक से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक दो पॉलन ग्रेन तो ट्रांसफर होगा ही. ठीक है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन में अगर पॉलन ग्रेन ज्यादा ना होना तो पॉलिनेशन के चांसेस बहुत रेयर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन हमेशा ज्यादा होते हैं. द फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी एंड आर ब्राइटली कलर्ड, ताकि बर्ड्स उसकी तरफ इंटरेक्ट करेंगी. दे हैव फनल शेप्ड एंड ट्यूबुलर कोर. देखिए फनल शेप अगर नहीं होगा, ये पूरा फनल होता ताकि जो बर्ड है उसकी जो वीक है वो अंदर तक पूरा इंटर कर सकेगी. तो नेचर उसको उसी तरह से बनाता है कि यहाँ पर किस तरीके का पॉलिनेशन होना है. तो ये फनल शेप है, जब कोई बर्ड बैठेगी तो आराम से वहां से पॉलन ग्रेन्स को निकालेगी और उसी में से कुछ पॉलन ग्रेन उसके साथ ट्रांसफर भी हो जाएंगे. ये चेरोप्ट्रोफिली में ये जो बैट है ना, बैट जानते हो ना, चमगादड़, ठीक है, ये भी पॉलिनेशन करता है. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए चेयर मतलब ये हैंड हो गया, ठीक है, विंग्स हैं, टुलप, तो इसमें जो बैट होती है वो पॉलिनेशन करती है. तो ये केस होता है चेरेप्ट्रोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट. लॉन्ग डिस्टेंस पॉलन ट्रांसफर होता है, एग्जांपल है अगेव, ठीक है, एंथोसेफेलस और एडेंसोनिया. ये एग्जांपल याद रखना जिसमें क्या होता है पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, बैट के थ्रू होगा. क्लियर. तो ये सब बेटा है क्या, बायोटिक एजेंट. ठीक, यहां पर जो भी पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है उसमें हम क्या देखते हैं, डल कलर फ्लावर होता है, लार्ज एंड स्टाउट होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फर्मेंटिंग या फ्रूट स्मेल होती है, और एबेंडेंट पॉलन एंड नेक्टर. ये क्वालिटी अगर फ्लावर में नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां पर ये वाला पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. तो हर फ्लावर में अपनी एक क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसको एजेंट दिए गए हैं. अब बात आती है एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. जो भी पॉलिनेशन हुआ क्रॉस में उसमें उसका फायदा क्या है. क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूसेस जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन एंड दस वेरिएशन इन द प्रोजेनी. क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है, जेनेटिकली वेरिएशंस आती है, नए नए वहां पर वेरिएशन होंगे, जो नया प्लांट होगा वो ज्यादा मॉडिफाई होगा, जो नया सीड बनेगा वो बेहतर होगा. Certain plants produce higher yield only when pollinated with the biotic agents. ठीक है, दो टाइप के एजेंट पढ़े, बायोटिक और एबायोटिक. तो बायोटिक एजेंट्स में एप्पल और ग्रेप्स में भी क्या है, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो भी पॉलिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसमें किसी न किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी. It increases the adaptability and thus the organisms are favored in the struggle for existence. तो यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है, तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी देखने को मिलती है क्रॉस पॉलिनेशन में. लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट. ठीक, और इट प्रोड्यूसेस न्यू एंड यूजफुल वेराइटीज.
और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड और रिप्लेस बाय द बेटर कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर एक बात याद रखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में ऑफ स्प्रिंग इज मोर हेल्थियर देन पेरेंट। तो जो भी नया आएगा वो मोर हेल्थियर होगा, और जो भी पेरेंटल डिफेक्टिव जीन्स होते हैं वो वहां पर हट जाते हैं ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये इसका हो गया क्या, एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो फैक्टर ऑफ चांस, यहाँ पे पॉलिनेशन में चांसेस बहुत कम है, ठीक है। हाईली वेस्टफुल प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन, यहाँ पॉलिन ग्रेन बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, ठीक है। बैड कैरेक्टर्स माइट बी इंट्रोड्यूस, मान लो पेरेंटल प्लांट में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो यूजफुल नहीं है, तब भी वो ट्रांसफर होगा आने वाली जनरेशन में। गुड कैरेक्टर्स माइट बी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वेरिएशन आ जाता है तो हो सकता है कि अच्छे कैरेक्टर हट जाए और बुरे कैरेक्टर जो है प्लांट में वो प्रेजेंट रहे। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में जो नया प्लांट बनेगा वो बेहतर भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, दोनों चांसेस रहेंगे। तो ये उसके क्या है, डिसएडवांटेज, ठीक है। Many insect consume pollen or the nectar without bringing about pollination, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर इंसेक्ट क्या करता है कि वो नेक्टर को यूज कर लेगा लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करेगा। Such floral visitors are referred to as pollen nectar robbers। इन्हें क्या कहते हैं, pollen nectar robbers, क्योंकि ये पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Bumblebee bites open the base of a flower and uses इट्स टंग टू ड्रिंक द नेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसके नेक्टर को तो ले रही है बट एक्चुअली में ये पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं नेक्टर रॉबिंग, ठीक है। तो पॉलिन नेक्टर रॉबर्स है ये, क्योंकि ये पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं और फ्लावर का नेक्टर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा केस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बेटा, टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा, सेल्फ पढ़ा, क्रॉस पढ़ लिया। सेल्फ में ऑटोगैमी पढ़ लिया था, जिटोनोगैमी पढ़ लिया था। क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। ये सारी बातें हो चुकी हैं। चैज्मोगैमस फ्लावर क्या है, जो ओपन फ्लावर होते हैं उन्हें चैज्मोगैमस बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस जो क्लोज फ्लावर है उनको क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस, जिसमें क्या होता है, ऑटोगैमस या ऑटोगैमी होती है, ठीक है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक आपने पढ़ा, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक जो होते हैं उसमें एनिमोफिलस या हाइड्रोफिलस है, और इसमें एंटमोफिली है, ऑर्निथोफिली है, ठीक है, और चेरेप्ट्रोफिली है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होंगे वो क्या होंगे, बायोटिक। जो नॉन लिविंग से हैं वो सब एबायोटिक हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी, ठीक। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा कि पॉलिन ग्रेन क्या है, पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या है, क्रॉस क्या है, सेल्फ क्या है, और उसमें कौन कौन से एजेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये सारी बातें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसमें डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सीड कैसे बनेगा, वो सारी बातें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश है जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको समझ आई होंगी, ठीक। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और इससे पहले का जो पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोर मेगास्पोर फॉर्मेशन को पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका जो लिंक है वो आपको इस पार्ट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि जब तक प्रॉपर सारी चीज पार्ट 1 पार्ट 2 प्रॉपर एक साथ नहीं होगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आप लोग हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट अगर है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज अपना जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय जुगेर।